ये कहानी है शांति निवास की। शांति अपने घर में अपने बेटे रोहित, बेटी काजल के साथ काफी सुकून से रहती थी। पर कौन जानता था कि उसके घर की ये शांति कुछ ही समय में भंग होने वाली है। रोहित की उम्र शादी लायक हो गई थी और अपने बेटे की शादी करवाने के लिए शांति अपनी छोटी चचेरी बहन मोनिका को फोन करती है। नमस्कार जीजी, कैसी हो आप? एकदम अच्छी हूँ मोनिका, तू बता तू कैसी है? बस जीजी, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल। वैसे जीजी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? बड़े दिनों बाद आपने फोन किया है, कोई काम था क्या? हाँ, काम तो था, पर मेरे ख्याल से ये सारी बात फोन पर करना सही नहीं होगा। इसलिए अगर तेरे पास थोड़ा समय हो तो तू एक बार घर आ जा। ए जीजी, कैसी बात कर रही हो? कहीं रोहित की शादी की तो बात नहीं करनी? मोनिका, सच में तू ना दिमाग से बहुत तेज है। 1 मिनट में समझ गई कि मुझे तुझसे क्या बात करनी है। खैर चल, अब समझ ही गए तो एक बढ़िया सा रिश्ता ढूंढ दे रोहित के लिए। लो जीजी, नेकी और पूछ। रोहित आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर शांति और मोनिका एक दूसरे का कॉल कट कर देते हैं। तो वहीं पीछे खड़ी खड़ी काजल अपनी माँ की सारी बातें सुन लेती है। माँ, अब भैया के लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हैं, वो भी बिना भाई की इजाजत के। हाँ काजल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा रोहित मेरी बात को कभी नहीं काटेगा। आने दे शाम को, मैं अपने बेटे से इस बारे में जरूर बात करूंगी। शांति की बात सुनकर काजल कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। जब शाम को रोहित अपने घर आता है तो अपनी माँ की मनपसंद मिठाई रस मलाई लेकर आता है। माँ कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। रोहित की आवाज सुनकर शांति और काजल नीचे हॉल में आते हैं, जहाँ वो रोहित के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखते हैं। क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ माँ, ऐसा ही समझ लो, आज मेरा प्रमोशन हो गया है और उसी खुशी में देखो मैं आपके और काजल के लिए आपकी मनपसंद चीज लेकर आया हूँ। रोहित की खुशी और उसकी बात सुनकर शांति की आंखें नाम हो जाती है और वो रोहित के हाथ से ही अपना मुंह मीठा करती है। कुछ देर बाद शांति रोहित से शादी की बात करती है। माँ, आपने अगर मेरे लिए कोई फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अब क्या था, रोहित की रजामंदी देख शांति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रोहित के लिए पूजा नाम की एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आता है, जिसके बाद जल्द ही पूजा और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तभी वहाँ रोहित अपनी माँ के लिए बनारसी साड़ी, बहन के लिए एक नया फोन लेकर आता है। ओए चुया, देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। माँ देखो ना, फिर से ये मुझे चूहिया बोल रहा है। अब चुया को चुया ना कहूँ तो क्या कहूँ? चल इन सबको छोड़, पहले ये देख मैं तेरे लिए लाया क्या हूँ। इतना बोलकर रोहित उसको फोन देता है। फोन देखकर काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी से वो अपने भाई को गले से लगा लेती है। सच में भैया, तू ना वर्ल्ड का बेस्ट भाई है, मेरे बिना मांगे सब कुछ दे देता है। अभी तक तो तू अपने भाई को मारने जा रही थी, क्या हो गया अब? माँ, वो तो भाई बहन का प्यार है, क्यों भैया? हाँ क्यों नहीं। वैसे इन सबको छोड़ो और माँ देखो आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, बनारसी साड़ी। आपको ये साड़ी बहुत पसंद थी ना? बेटा पसंद तो बहुत थी, लेकिन इस साड़ी का मैं क्या करूँगी, अब तो मेरी उम्र भी हो चली है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, पहनने, ओढ़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने और खाने की कोई उम्र नहीं होती माँ। जहाँ वो लोग हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहीं उन लोगों की खुशियाँ पूजा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और बस इसीलिए वो रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहती है। सही तो कह रही है माँ जी, अब उनकी उम्र ही कहाँ है इतनी सुंदर साड़ी पहनने की। अब माँ जी, अगर आपको ये साड़ी नहीं पहनी ना तो मुझे दे दीजिए। वैसे भी मेरी और रोहित की शादी अभी अभी हुई है और ये साड़ी ना मुझ पे अच्छी भी ज्यादा लगेगी। पूजा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें सेम साड़ी ला दूंगा, पर ये साड़ी माँ की है। तुम माँ से साड़ी कैसे ले सकती हो? क्यों? अगर मैंने माँ से ये साड़ी मांग ली तो कोई गुनाह कर दिया? अरे नहीं नहीं बहू, तूने कोई गुनाह नहीं किया। ले इस साड़ी को रख ले, तुझे ये साड़ी बहुत पसंद है ना? लेकिन माँ, मैं आपके लिए लाया हूँ।
हाँ हाँ, नहीं ले रही मैं इस साड़ी को, रखो। पूजा गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शांति रोहित से कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित भी वहां से चला जाता है। शांति के घर में आज पहली बार क्लेश हुआ था। ये देखकर शांति को काफी ठेस पहुंचती है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वही रोहित अपने हाथों में सोने का हार लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे मनाते हुए कहता है, सॉरी पूजा, अब ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे नहीं देखना, जाओ यहाँ से। पूजा मान भी जाओ ना, एक साड़ी के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगा ना, पर फिलहाल जो लेकर आया हूँ उसे देखोगी तो सच में तुम खुशी से फूल ही नहीं समाओगी। रोहित की बात सुनकर पूजा उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ में सोने का हार देखकर खुशी से गले लग जाती है। वाह, सच में ये हार बहुत सुंदर है, पर मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है। प्रॉमिस करो मुझे वो साड़ी दिलाओगे ना? प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए वो साड़ी ला दूंगा, पर फिलहाल तो नॉर्मल हो जाओ। देखो सब उदास हो गए तुम्हारी नाराजगी देखकर। नॉर्मल ही हूँ मैं, पर आपको भी समझना चाहिए, अब माँ जी बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें जरूरत नहीं है इन सब की। आप मुझसे वादा करो, अब आप माँ जी को कुछ भी महंगी चीजें लाकर नहीं दोगे, क्योंकि अब हमें अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचना चाहिए। आप इस तरह से कब तक अपनी बहन और माँ पर खर्च करते रहोगे? अगर यही रहा ना तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे? ये तुम कैसी बात कर रही हो पूजा? मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है और मेरी माँ मेरा फर्ज, इसलिए मैं ना तो अपने फर्ज से पीछे हट सकता हूँ और ना ही अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता हूँ। पर रोहित, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा ना, और माँ का तो हम देख ही लेंगे ना। रही बात तुम्हारे बहन यानी कि तुम्हारी जिम्मेदारी की, तो उसकी शादी करवा दो। शादी के बाद वो अपने घर को संभालेगी। वैसे भी लड़कियां ना अपने ससुराल में अच्छी लगती है, ना कि मायके में। पूजा ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बहन की अभी उम्र नहीं है शादी करने की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा बोल सकती हो। तो क्या गलत बोल दिया? अरे अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है तो अपने घर जाएगी, अपने ससुराल को संभालेगी। यहाँ नागिन की तरह हमारे सीने पर अपना फन क्यों फैलाए बैठी है? पूजा की ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पूजा को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। ये देखकर पूजा अब जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? अरे मुझ पर हाथ तो मेरे माँ बाप ने नहीं उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। या तो मैं इस घर से जाऊंगी या फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। पूजा और रोहित के बीच में भयानक लड़ाई होने लगती है। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर शांति और काजल रोहित के कमरे में आते हैं, जहां वो उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखते हैं। रोहित, ये सब क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? इतनी भयानक लड़ाई आज से पहले इस घर में कभी नहीं हुई बेटा। माँ, आपकी बहू का दिमाग खराब हो चुका है। इसके दिमाग की तरह इसकी जुबान भी कुछ ज्यादा ही चल रही है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? मेरा तो बस ये कहना है कि काजल की शादी करवा दो। क्या गलत कहा मैंने? भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? मेरी शादी, मैं अभी 22 साल की हूँ। हाँ तो तुम सब भी ना मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे और रोहित का भी अब परिवार है, इसलिए रोहित इस घर में फालतू खर्च नहीं करेंगे। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है। पर ये सब देखकर शांति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि आज से पहले शांति के घर में इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ था। शांति अब अपने घर में चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। समय यूं ही गुजरता है और घर का माहौल बद से बदतर होता जाता है। पूजा की खुशी के लिए रोहित अब अपने घर में खर्चा देना बंद कर देता है। ऐसे ही एक दिन शांति और काजल आपस में बात कर रहे थे। माँ, कॉलेज की फीस भरनी है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। रोहित से पैसे मांग लेना बेटा, कुछ समय बाद जब मेरी पेंशन आएगी तब हम रोहित को पैसे दे देंगे। काजल और शांति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां उनकी बात सुनते हुए रोहित आ जाता है और अपनी माँ के हाथों में पैसे थमाकर कहता है, कुछ ही दिनों में तूने अपने भाई को पराया समझ लिया। भले ही मैं इस घर में खर्चा नहीं देता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरा भाई मरते दम तक तुम दोनों की सेवा करता रहेगा। रोहित ये बात बोल ही रहा था कि तभी वहां पूजा आ जाती है और एक बार फिर घर को अपने सर पर उठा लेती है। अच्छा, तो मुझसे छुपा कर यहाँ पैसे दिए जाते हैं। अब तो आप सबने हद कर दी, पर मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आप सब। अगर मैं रही तो ये घर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा मैं चाहती हूँ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी।
पूजा का गुस्सा और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए शांति रोहित को पूजा के साथ जाने के लिए कह देती है। ठीक है बहू, अगर तुझे ये घर छोड़कर जाना ही है तो जा, पर इस घर से तू अकेले नहीं बल्कि रोहित भी जाएगा। ये क्या बोल रही है माँ? हाँ बेटा, चला जा, नहीं तो लोग कहेंगे कि माँ ने अपने बेटे का घर बसने नहीं दिया। नहीं माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, मैं पूजा को जरूर छोड़ दूंगा। मैं पूजा को डिवोर्स दे रहा हूँ। मुझे पता था कि पूजा को ये बात पता चलेगी तो वो यही नाटक करेगी, इसलिए मैंने पहले ही पेपर बनवा लिए थे। और हाँ, मैं उस माँ को कभी छोड़कर नहीं जा सकता जिसने मुझे जन्म दिया और पाल पोस के बड़ा किया। रोहित भी डिवोर्स पेपर निकालता है। पेपर देखकर रोहित के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर पूजा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि भले ही पूजा अपने सास और ननद से प्यार नहीं करती थी, पर रोहित से बेहद प्यार करती थी और रोते हुए वो माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे तलाक मत दो। मैंने बचपन से माँ को देखा है, वो दादी को पसंद नहीं करती थी और पापा पर अपना हुक्म चलाती थी, और शायद वही चीज मैंने सीखी है। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। पूजा को ऐसे गिड़गिड़ाता देख रोहित पूजा को एक और मौका देता है और इस बार पूजा अपने घर को काफी अच्छे से संभाल कर रखना शुरू कर देती है। नेहा और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। शादी कर ली है? कहाँ, कैसे? हमने तो देखी नहीं शादी। माँ, हम लोगों ने भागकर शादी की है। अच्छा जी, तो ये लड़की घर से भागी हुई है और अब मेरे घर की बहू बनेगी। अरे ना जी ना, मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं जो भाग कर शादी करती है। अरे मोहल्ले आसपास सब जगह इज्जत है हमारी। माँ, अगर मैं भागी तो मयंक के लिए भागी ना, और मयंक और मैं स्कूल के समय से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी नेहा को ढूंढते उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों के गले में वरमाला देखकर नेहा की माँ बोल पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, तेरे लिए हमने इतना अच्छा रिश्ता पक्का किया था, मयंक में क्या है? अरे ना तो कमाता है, ऊपर से नशा भी करता है। अरे क्यों शादी की तूने इससे? तू तो हमारी इकलौती बेटी है बेटा। अरे देखिए बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे कुछ नहीं करता तो कोई भूखे नहीं मार देंगे आपकी बेटी को। देखिए कितना बड़ा घर है हमारा, और भगवान की दुआ से दूध दही की नदियाँ बहती हैं। जैसे तैसे कर लोगों के सामने अरेंज्ड मैरिज दिखा घर वाले दोनों की शादी की पार्टी भी दे देते हैं। पार्टी में बुआ सास, अरे भाग कर शादी कर ली थी दोनों ने। लड़की को देखो, शक्ल से तो चालाक लग रही है। क्या? अरे पर रीटा बहन तो बोल रही थी कि दोनों की अरेंज्ड मैरिज है। तभी चाची कहती है, अरेंज्ड? अरे रीटा, अरेंज्ड करती तो कैसे इतने बड़े घर की लड़की लाती? लड़के में है क्या? अरे सिर्फ दिखता अच्छा है ना, पर ना कमाता ना धमाता, उल्टा नशा अलग से करता है। अरे पता नहीं भागी हुई लड़कियां किसी घर में टिकती भी है कि नहीं। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन, अरे रीटा, हम लोगों को 2 दिनों के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी ननद की बेटी की शादी जो है। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन घर किसके भरोसे छोड़ दें? आजकल तो घर बंद रखना सेफ नहीं है। अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? मैं और नेहा तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन सच कहूँ मुझे इस लड़की पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। अरे माँ, नेहा तुम्हारी बहू है। बहू?
अरे जो लड़की भाग कर शादी कर सकती है वो घर पर चोरी भी तो कर सकती है। मयंक को माँ की बात का बड़ा बुरा लगता है। वो नेहा की तरफ देखता है जिसकी आंख में आंसू भरे होते हैं। माँ जी, आप अपनी अलमारी में ताला लगा लो। हाँ हाँ, तो वो तो लगा ही दूंगी, लेकिन कहीं तू घर का बाकी का सामान भी। अरे भाई, भागी हुई लड़की का क्या भरोसा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा घर के बाहर गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी, तभी पड़ोस की बहू, अरे नेहा, कैसी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो दिखती ही नहीं हो। हाँ, वो बस घर का काम करने में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शाम को ना मेरे घर आना, बैठकर गप्पे लड़ाएंगे हम। जी ज़रूर। तभी उस पड़ोसन की सास आ जाती है। अरे बहू, ये किससे बात कर रही है? अरे माँ जी, ये ना शर्मा आंटी की बहू नेहा है, जो मयंक भैया की बीवी है। हाँ हाँ, बस सबको पता है ये कौन है और कैसी है। इससे ज़्यादा मेल जोल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है, भागी हुई लड़की है ये, शादी से पहले भागी थी ये। तभी वहाँ मयंक आ जाता है। क्या हुआ आंटी जी? अब अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मयंक बेटा, कैसे हो? बड़े हैंडसम लग रहे हो इस टाइम पर भी घर पर। अरे हाँ हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी, तुम वैसे कोई काम धाम करते ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मयंक नेहा के सामने अपनी और उसकी बेइज्जती सुनकर परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की माँ उसके घर आती है। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? नेहा को लेने आई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो नेहा मयंक की बीवी है, मैं तो उसे करवा चौथ देने आई थी। माँ ने सास और नेहा को सोने का सेट दिया, खाने पीने के ढेर सारे सामान देकर कहती है, बहन जी, मैंने ये सब अपनी बेटी की किसी कामकाजी अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के से शादी करने के लिए रखा था, लेकिन नेहा को मयंक पसंद था तो उसकी शादी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे बस बस, हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे मयंक ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, वैसे संस्कार तो दिए हैं कम से कम मैंने अपने लड़के को, वरना कौन अपनी बेटी को भागने के संस्कार देता है। आपकी बेटी ने तो भाग कर शादी की है। माँ को सास की बात का काफ़ी बुरा लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। नेहा भी माँ का दिया सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन, अरे नेहा, तेरी माँ ने जो मुझे वो बड़े बड़े सोने के जेवर दिए थे ना, वो वापस कर मुझे। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं था, जरा ला कर तो दे, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तभी वहाँ मयंक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे क्या हो गया, तुझ जैसे निठल्लू की नौकरी लग गई क्या? माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, लेकिन नेहा को मुझ पर पूरा विश्वास है, और अब मैं उसे समाज में सम्मान दिलाकर रहूंगा। सारे गहने बेचकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, भागी हुई लड़की का भी कोई सम्मान करता है क्या? देखा, बेच दिया ना गहना। शाम को करवा चौथ की पूजा में सारे अड़ोस पड़ोस के साथ कई औरतें पार्क में पूजा कर रही होती है कि नेहा भी वहां आ जाती है। नेहा सज धज कर वहां की सभी महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। अरे अरे, तुमने भी व्रत रखा है क्या? किसके लिए? जिसके साथ भाग कर आई हो उसके लिए। तभी वहां मयंक आ जाता है। हाँ, जिसके साथ भागी है उसके लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर नेहा भागी तो मैं भी तो भागा था, फिर अकेली नेहा क्यों जिम्मेदार हो? वो कम से कम आप लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। आप लोगों ने एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान से शादी की, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ जैसे लड़के पर विश्वास कर ना सिर्फ मुझसे शादी की, पर मुझे ठीक राह पर भी लेकर आई। तो हाँ, जितनी नेहा जिम्मेदार है
भागी हुई कहलाने को? तो मैं भी भागा हुआ ही हूं, लड़का हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करूं वो ठीक हो। सभी को मयंक की बात समझ में आ जाती है। वो नेहा को गले लगाकर साथ में पूजा करने लगते हैं। मधु अपने परिवार के साथ चंदनपुर शहर में रहती है। मधु की एक बड़ी ही बुरी आदत है, वो सबकी चुगली करती रहती है। रविवार के दिन मधु की ननद सीमा और उसके ससुराल वाले उनके घर आते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे सीमा, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ना बढ़िया हूँ। अरे तुमने जो वो अचार भेजा था ना, बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा? थैंक यू भाभी, मैं इस बार ना और भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, और मत भेजना, मम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मम्मी अचार के बारे में? अचार के बारे में तो नहीं कह रही थी, वो तुम्हारे खाने के बारे में कह रही थी कि सीमा को अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ, पर कोई नहीं ना सीमा, तुम बुरा मत मानो, मुझे तो अचार बहुत पसंद आया। हाँ, मम्मी को तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मेरे हर काम में बस कमियां ही ढूंढती रहती हैं। सीमा और उसके ससुराल वाले अपने घर जा रहे होते हैं। तब मधु की सास कहती है, अच्छा सीमा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। सीमा रूखेपन से जवाब देकर वहां से चली जाती है। अरे सीमा को क्या हो गया बहू? कुछ कहा क्या उसने? अब पता नहीं माँ जी। मधु अपनी सहेली संजना से बात कर रही होती है। अरे तुझे पता है, मैं ना शीला की पार्टी में गई थी उस दिन, तेरे बारे में पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? शीला कह रही थी कि जब भी मैं संजना को पार्टी में बुलाती हूँ वो आती ही नहीं, उसे पैसों का बड़ा घमंड है भाई। क्या उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे छोड़ ना, उसकी बात ही नहीं करनी हमें, छोड़, चल छोड़। मधु अपनी सहेली से बात कर रही होती है, तभी उसका पति सचिन आ जाता है। अच्छा संजना, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मधु इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे पता नहीं क्या हो गया है, सीमा माँ से बात ही नहीं कर रही। तुमसे कुछ कहा था क्या उसने? नहीं तो जी, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे, पर क्या मधु, बताओ मुझे। जब ना हम सब बाहर बैठे थे तो मधु की सास मुझसे आकर बोली कि अब तुम लोग भी एसी खरीद लो, गर्मी बहुत लगती है यहाँ आकर। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा कहा। अब मधु के घर वाले ना हमेशा ही हमें नीचा दिखाते रहते हैं। नाराज तो हमें होना चाहिए, और सीमा नाराज होकर बैठी है। कोई बात नहीं, होने दो नाराज, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। मधु मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद उससे बात करने की। ठीक है जी। एक दिन मधु टीवी देख रही होती है और उसके पास सीमा का फोन आता है। मधु टीवी में इतना ज्यादा बिजी होती है कि फोन नहीं उठाती। अगले दिन सीमा घर पर आ जाती है। अरे वाह सीमा, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए हैं ना बुलाते हैं ना फोन उठाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हुआ सीमा, बताओ मुझे। आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सीमा रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सचिन भी वहां आ जाता है। रुकिए जी, मैं बात करती हूँ सीमा से। मधु सीमा को समझाने जाती है और उसकी सास और सचिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं। अरे छोड़ ना सीमा, तेरे भैया की तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। मैंने उन्हें बताया भी कि सीमा के घर वालों को गर्मी लगती है, जब वो लोग आते हैं तो हमें एक एसी ले लेना चाहिए, तो उसमें भड़क गए, कहने लगे उन्हें अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड है।
मधु की सास और सचिन ये सब सुनकर चौंक जाते हैं कि मधु ये सब क्या बोल रही है। शायद मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भाभी। अरे नहीं नहीं मधु, तू क्यों नहीं आएगी? ये घर तेरा भी तो है ना। माना कि मम्मी जी तेरे हर काम में कमी निकालती रहती हैं, पर तभी अचानक सचिन और उसकी सास कमरे में आ जाते हैं और मधु उन्हें देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, वो मैं ना सीमा को बस समझा रही थी कि वो कहीं ना जाए। समझा रही थी या भड़का रही थी? हाँ, तुम इतनी बड़ी चुगलखोर हो मधु, हर किसी की बुराई करती हो, सबके बारे में झूठ बोलती हो ताकि हमारे बीच झगड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम्हारा ऐसा रूप भी आएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी। आपने मुझसे भी झूठ बोला भाभी। उन तीनों के सामने मधु की पोल खुल जाती है और वो सर झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकती है? रश्मि की सास उससे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर न जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज़ सुनी। फिर से रोने की आवाज़ आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं।
बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। उफ, अच्छा मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक। रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड। आप सोच रहे होंगे 9 रूप तो देवी के होते हैं, फिर बहू? भाई बहू भी तो लक्ष्मी का रूप है। तो जब बहू के पैर पड़ने से घर में समृद्धि आती है तो और क्या क्या होता है, जरा देखिए। रामलाल और श्यामलाल 2 भाई थे। दोनों बड़े ही प्यार से साथ ही एक ही घर में रहते, लेकिन दोनों की बीवियों का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन रामलाल की बीवी कहती है, अरे रमा, ये क्या कर दिया? सारा कचरा पूरे घर में फैला दिया। माफ करना दीदी, मैंने रखा तो एक ही जगह था, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि उड़ गया। अभी उठा देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो। और एक बात, अब भाई साहब से बोल देना कि 2 रसोई कर ले। पता तो है मेरा बेटा सोहन बड़ा हो गया है, अब लड़की वाले भी आने लगे हैं, तो उसकी शादी हो ही जाएगी इस साल। हाँ हाँ दीदी, मेरा बेटा विहान भी तो बड़ा हो गया है और उसकी भी तो शादी होनी है। ठीक कहती हैं आप। अब हम ऊपर वाले तल्ले पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं विहान के पापा से बात कर लेती हूँ। बात नहीं करना, शिफ्ट होना है, क्योंकि मैं अब साथ नहीं रह सकती। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ना। फिर क्या, हो जाते हैं एक घर के एक परिवार के 2 टुकड़े और 2 रसोई, दोनों के बेटों की शादी। और फिर शुरू होती है कहानी। अरे मेरी बहू तो ढेर सारा दहेज लाई है। ये देखो, बड़ा टीवी, एसी, कार और गहने भी। दीदी, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कहाँ आपकी बहू? अब वो सो रही है, थोड़ी रिजर्व टाइप की है ना, अपने ही कमरे में रहती है और ज्यादा बात भी नहीं करती। तभी रमा की बहू की आवाज आती है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, रुक।
दीदी चलूं क्या? ये लड़की मेरे साथ ही बैठकर खाती है, वैसे भी भूख लगाई है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी श्यामा की बहू बाहर आती है और बाहर की ओर जाने लगती है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? क्या है माँ जी, बिना बात के ठोका मत करो, जा रही हूँ मैं। वैसे भी मेरे पापा ने कार घर में रखने को तो नहीं दी है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, घूमो घूमो। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ लेकर जाया करो, साथ ही घुमा करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे भी मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, कहाँ आपको टांगती फिरूंगी। ये बोलकर श्यामा की बहू निकल जाती है। तभी उसके कान में ऊपर वाले तल्ले से हंसने की आवाज आती है। और ये कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बहू साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। फिर तो मम्मी जी इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। हाँ बहू, सुनने में ही हंसी नहीं रुक रही। तू तो वहां मौजूद थी। तभी दोनों की नजर श्यामा पर पड़ती है। अरे ताई जी आइए ना, आइए। वो उनके पैर छूती है और फिर चाय बनाकर लाती है। श्यामा अकड़कर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीती। बस हंसने की आवाज आ रही थी तो सोचा बता दूं कि टीवी की आवाज धीमी कर लो। अरे टीवी, वो देखो दीदी, धूल खा रहा है, वक्त ही नहीं मिलता देखने का। बहू के साथ वक्त कैसे बीत जाता है, इसकी बातें और किस्से कहानी किसी सीरियल से कम नहीं होते। श्यामा को खुशहाल रमा को देखकर जलन होती है। हाँ, मैं तो तंग आ जाती हूँ इतनी सारी बातें करके, मुझे तो सुकून पसंद है। ये कहकर श्यामा चली जाती है। अगले दिन रमा अपनी बहू के साथ घर से जा रही होती है कि तभी दरवाजे में श्यामा उन्हें टोकती है। अरे कहाँ जा रही हो दोनों? अरे देखिए ना दीदी, इसे शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा अकेली चली जा, तो कहने लगी मम्मी जी आप घर में अकेले बोर हो जाओगे ना, आप भी चलो हमारे साथ। अरे अब इस उम्र में तू कहाँ घूमेगी? अब देखते हैं दीदी, जहाँ ये लड़की घुमा दे। अब मेरी बहू भी कल गई थी कार चलाकर। हाँ। तभी रमा की बहू कहती है, ताई जी मुझे तो कार चलानी नहीं आती, लेकिन हाँ इस सुहाने मौसम में मम्मी जी को स्कूटी की सैर करा देती हूँ। श्यामा का मुंह बंद हो जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसकी बहू बैठकर अकेली टीवी देख रही होती है। बहू, तू भी कुछ बातें किया करना, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने आई हूँ? देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये टीवी मेरे पापा ने दी थी, तो ये टीवी कल तक मेरे कमरे में लग जानी चाहिए, समझिए आप। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। श्यामा सोच लेती है कि वो अब ये सारी बातें अपने बेटे को बताएगी। शाम को उसका बेटा जब घर आता है। अरे देख बेटा, तेरी बीवी सारा दिन अपने कमरे में रहती है, न बात करती है न चित। मैं बूढ़ी सारा दिन भूत की तरह अकेली घूमती रहती हूँ घर में। अरे माँ, मैं क्या बोलूं? मैंने कई बार उसे बोला कि सबके साथ उठा बैठा करो, हंसा बोला करो और मिलकर रहो, लेकिन वो कहती है कि उसका मन ही नहीं करता। अरे क्यों मन नहीं करता है? ऐसा क्या हो गया? माँ, तुझे याद है उसके पिता ने कार देने से मना कर दिया था। कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, साथ ही तेरे सामने हाथ भी जोड़ा था, लेकिन कैसे तूने उसके पिता के साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्हें कहा था कि पैसे नहीं है तो किसी भिखारी से शादी कर दो अपनी बेटी की। हाँ बेटा, तभी तो आज दरवाजे पर इतनी लंबी कार खड़ी है। बस माँ, तो अब तू उस कार से ही बात कर और उससे मन लगा, क्योंकि पिता के आंखों का आंसू आपकी बहू के दिल तक उतर चुका है और आपकी इज्जत उसकी नजर में। अब श्यामा को समझ आता है कि कुछ निर्जीव चीजों से घर भरने से अच्छा है कि सजीव चीजों से जिंदगी भरी जाए।